है ना। हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और जो समीकरण है, तो सबसे पहले हम लोग इसी सब समझेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, है ना। उसके बाद समझेंगे कुछ अभिक्रिया को समीकरण के तौर पे कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हमको इसको समझना होगा ना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो बोलता है रासायनिक अभिक्रिया वह परिवर्तन है जिसमें आरंभ में लिया गया पदार्थ नए पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसको छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं तुम लोग को। ये क्या बोल रहा है कि वह परिवर्तन मतलब बदल जाना है, जिसमें आरंभ में लिया गया पदार्थ, जैसे आरंभ मतलब शुरू में जो आप पदार्थ लोगे, जैसे हम मान लो शुरू में दूध ले लिए, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद देखेंगे दूध क्या हो गया, दही बदल गया। तो वही बोल रहा है कि आरंभ में लिया गया पदार्थ नए पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो गया वो। मतलब दूध में रासायनिक अभिक्रिया हुआ और वो दही बन गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, अगर दोनों मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों शुरू में हम पदार्थ ले लिए, अभी जब दोनों मिल गया तो एक नया पदार्थ बन गया, जो क्या बन गया, पानी। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह यह बोल रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें आरंभ में लिया गया पदार्थ, जो शुरू में हम पदार्थ लिए हैं, वो पदार्थ नए पदार्थों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आरंभ में जो लिया गया पदार्थ उसका भी एक नाम दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, यानी जो शुरू में आरंभ में जो लिया गया पदार्थ होगा वही क्या कहलाएगा, अभिकारक। किसी रासायनिक समीकरण में इसे सदैव बाईं ओर लिखा जाता है और अभिकारक को हमेशा किधर लिखा जाता है, बाईं ओर। बाईं मतलब इधर, इधर लिखा जाता है। ये हो गया बायां भाग, ये हो गया दाहिना भाग। और उत्पाद अगर हम बात करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, जब अभिक्रिया हुआ उसके पश्चात बनने वाले जो नए पदार्थ को ही हम लोग उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ बनाना है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग उत्पाद कहते हैं। मतलब इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। तो देखो इधर ध्यान देना, अभिकारक तुम्हारा 1, 2 या फिर 2 से अधिक भी हो सकता है। उसी तरह उत्पाद भी तुम्हारा 1, 2 या 2 से अधिक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अभिकारक एक ही हो, ठीक है, और उत्पाद तुम्हारा 2 हो जाए। समझ में आ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन 2 चीज़ था, लेकिन उत्पाद देखो एक बना है ना। तो दोनों को हम बोलेंगे अभिकारक। सीधे याद रखना है कि अभिक्रिया से पहले जो हम पदार्थ लिए रहेंगे वो सभी पदार्थ अभिकारक कहलाएगा, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ हम लेंगे वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। मतलब अभिक्रिया के बाद जो बनेगा पदार्थ उसको बोलेंगे हम लोग उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोला कि जो हम पदार्थ शुरू में लेंगे, आरंभ में जो लिया गया पदार्थ होगा वो नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाएगा, तो तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और आरंभ में जो लिया गया पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहते हैं, जिसे हम लोग सदैव बाईं ओर लिखते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, और वो सदैव कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। अब वही चीज़ को देखो, ये 2 जब हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे क्या था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर का नाम है ना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे समीकरण, कि रासायनिक अभिक्रिया को या उसका समीकरण में कैसे दर्शाते हैं, किसको बोलेंगे समीकरण। रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे। तो रासायनिक संकेतों से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है, लेकिन इस रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं इसी का संकेत का इस्तेमाल करके। जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है ना। पहले इसको लिखना है, इसके लिखने के बाद इसको नीचे लिखना है ना, क्योंकि क्या बोला यहाँ पे कि रासायनिक संकेतों से, देखो संकेत है किसका, तत्वों का। तो रासायनिक संकेतों से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे
Mg यानी मैग्नीशियम, O2 यानी ऑक्सीजन, यानी जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये समझो रासायन मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन था और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था। अब इसी का सोचो, ये क्या है, शॉर्ट रूप है, एकदम इसको शॉर्ट में लिखा गया है, इसका तत्व का खाली संकेत का इस्तेमाल करके। तो इसी को पूरा हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्योंकि जानते हैं हम लोग समीकरण तभी कहलाता है जब उसमें दो चीज़ होता है, क्या क्या, LHS और RHS, यानी कि बायां भाग और दाहिना भाग। जब दोनों भाग होता है तभी हम उसको क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब होता है जैसे समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। संतुलित का मतलब होता है कि जितना तुम्हारा अभिकारक की ओर मौजूद परमाणुओं की संख्या होता है ना, उतना ही उत्पाद की ओर मौजूद परमाणुओं की संख्या होना चाहिए। जैसे यही देख लो थोड़ा, जैसे 2 गो Mg है ना, मतलब इधर मैग्नीशियम 2 है ना, तो यहाँ भी देखो मैग्नीशियम क्या है, 2 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है ना, तो यहाँ भी देखो 2 गुने 0, मतलब 2 गुना है O, मतलब यहाँ 2 गो है, मतलब 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन था, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब दोनों तरफ तुम्हारा LHS और RHS जो बराबर होता है ना, तो उसी को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, बोल देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें हमको सीधे याद रखना है कि उत्पाद की तरफ जो तत्वों की संख्या होगा या परमाणुओं की संख्या होगा, उतना ही मेरा इधर उत्पाद की ओर होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ बराबर रहेगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। कहता है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की ओर मौजूद तत्वों की परमाणुओं की संख्या, देखो लिखा है ना, किधर के बाद बोला, अभिकारक। और अभिकारक का मतलब हम लोग अभी पढ़े थे कि अभिक्रिया से पहले जो लिया गया पदार्थ होता है उसी को अभिकारक कहते हैं। तो यह साफ साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की ओर मौजूद, अभिकारक मतलब इधर, अभिकारक की ओर मौजूद तत्वों की जो परमाणु की संख्या होगा तथा उत्पाद की ओर मौजूद तत्वों की परमाणु की संख्या, उत्पाद के तरफ जो मौजूद परमाणुओं की संख्या होगा, कहता है बराबर होगा। क्या होगा, हाँ, जब बराबर होगा तो ही इस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कोई समीकरण बराबर पहले से नहीं रहता है, हम लोग उसको बाद में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो मतलब अगर पहले से अगर संतुलित नहीं है समीकरण तो हम लोग उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो हम लोग वो भी सीखेंगे कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है, कैसे किया जाता है संतुलित, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके आगे देखते हैं पहले ना कि रासायनिक जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसके थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसे हम लोग यह बात हुआ कि समीकरण जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बोला किसी भी समीकरण, कोई भी समीकरण संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है। देखो हम क्या बोले थे कुछ देर पहले कि अगर वो समीकरण संतुलित नहीं है तो फिर उस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो उसका कारण बताया जा रहा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें अभिकारक की ओर एवं जो उत्पाद के ओर उपस्थित तत्वों की सही जानकारी मिलती है। मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि किधर कितना जो तत्व है मौजूद है। तो दूसरी बात तो ये भी है कि इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग, उसमें ये बताया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि जो द्रव्यमान होता है, जो भी द्रव्यमान का मतलब है मास, है ना, जो तत्वों के जो मास होता है वो रासायनिक समीकरण में ना ही बनता है और ना ही खत्म होता है। बस क्या होता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक रूप में से दूसरे रूप में बदल जाता है। लेकिन जो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, बदलेगा थोड़ी नहीं है। द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो इसीलिए कहता है कि उसको हमको क्या करना जरूरी है, उसको
बराबर करना जरूरी है, यानी संतुलित करना जरूरी है ना। जैसे तराजू में कैसे हम लोग दो चीज़ को बराबर करते हैं, है ना। जो कभी जैसे 1 किलो का सामान खरीदना है तो हम 1 किलो एक तरफ चढ़ाते हैं, दूसरा तरफ सामान चढ़ाते हैं, और क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर मतलब संतुलित करते हैं। तो वैसे हमको यहाँ क्या करना है, संतुलित करना है। तो कुछ समीकरण तो पहले से संतुलित रहेगा, लेकिन कुछ समीकरण पहले संतुलित नहीं रहेगा। जैसे क्या समीकरण लिए पहले संतुलित है, तुम देख सकते हो। यहाँ पर लिख लिए तत्वों का नाम, तो यहाँ देखो कौन कौन तत्व आया भाई, तो सोडियम आया, सोडियम लिख लिए, Cl यानी क्लोरीन लिख लिए, Ag यानी कि चांदी, और N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। इधर भी देख लो वही सब है। अब हम यहाँ लिख लिए संख्या किधर, अभिकारक की तरफ, और संख्या बता रहे उत्पाद की तरफ, मतलब तत्वों की संख्या। तो इसे देख लो, सोडियम जो है अभिकारक की तरफ पूरा देखो, अभिकारक में सोडियम का है, सोडियम एक है, और उत्पाद में भी देखो सोडियम का एक मिलेगा, एक मिलेगा, तो एक हो गया। इधर भी एक है, इधर भी एक है, बराबर है। इधर देखो Cl है, इधर भी Cl है, देखो ये भी एक हो तो बराबर है। Ag एक इधर है, Ag एक इधर है, ये भी देखो बराबर है। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, दोनों बराबर है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, भी बराबर। तो इसको बोलेंगे पहले से संतुलित है, इसको हमको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये पहले से क्या है, संतुलित है। अब जो हम लोग है ना, रासायनिक समीकरण का ना बहुत सारा प्रकार होता है, ठीक है। हम लोग के यहाँ थोड़ा तुम लोग यहाँ लिख सकती है कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऐसे तुम लोग अपना से बना लेंगे, 4-5 गो लिख देना है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, मतलब जो अभिक्रिया है वो भी बहुत प्रकार का होता है। तो उसको देखो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, है ना। ये अभिक्रिया जो है, समझो अभिक्रिया का एक प्रकार, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, अभी जितना लोग पढ़े सब रासायनिक अभिक्रिया था। तो रासायनिक अभिक्रिया ये अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का भी बहुत सारा प्रकार होता है, उसमें से पहला आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया। और ये जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसको बैलेंस कैसे करना है। अभी तो नहीं सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करना है, मतलब संतुलित कैसे करना है, ये तो पहले संतुलित था। इसको हम लोग सीखेंगे ना, जब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें सीखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे इसको बराबर करते हैं। अभी तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, और किस टाइप के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। किस तरह के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो कहता है संयोजन अभिक्रिया में कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यह सीधा बोल दिया है कि जब 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए, अभिकारक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, और उत्पाद तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक को बनना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की अभिक्रिया को देख लो यहाँ प्रकार के, इसको संयोजन काहे बोला गया। एक कॉपर हुआ ना, ये कॉपर है, Cu है, और ये क्या O2 ऑक्सीजन है। शुरू में ये 2 नहीं था, बता दें ये 2 नहीं था, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया है। ऐसे था Cu है प्लस O2 है, तो ये बन गया, क्या बन गया, CuO बन गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड बन गया। देखो ना, 2 है, क्यों है, उत्पाद तो क्यों है, और यहाँ अभिकारक कई था, 2 था। तो जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ वही बातें लिखल भी है कि निर्मित उत्पाद का गुणधर्म मूल उत्पाद के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होता है। मतलब इलो का जो गुण होगा ना, एकदम इलो का गुण से बिल्कुल अलग इसका गुण होगा। उदाहरण बोला, जब कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, क्योंकि इधर 2 अभिकारक था और 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया। तो इस तरह के हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जस्ट इसी का उल्टा है, एक होता है संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया, और एक होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका एक अभिकारक कवरी हो जाएगा, और एक अभिकारक जब अभिक्रिया किसी से करेगा तो टूट कर 2 उत्पाद बनाएगा। देखो कहता है जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद निर्माण करेगा, निर्मित करता है,
तो इस प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इस प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है कि जब चूना पत्थर को, चूना पत्थर देखो उदाहरण है चूना पत्थर का, CaCO3 ये चूना हो गया या फिर चूना पत्थर बोलो। तो जब इस चूना पत्थर को 1273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करेंगे। कितना पे, 1273 केल्विन तापमान जब इसको देंगे तो तापमान देने के बाद ये कहता है कि बिना बूझा हुआ चूना, यानी इसका सूत्र है CaO को कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना। ये CaO मतलब इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। Ca का मतलब है कैल्शियम और O का मतलब हो गया ऑक्साइड, तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसी का नाम है बिना बूझा हुआ चूना, और ये हो गया आपका चूना पत्थर या फिर चूना बोलो। तो यहाँ कहता है कि बिना बूझा हुआ चूना एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। देखो बिना बूझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। मुक्त करता है मतलब बनाता है, नया पदार्थ बन रहा है। मतलब एक अभिकारक से दो देखो उत्पाद बना। इसीलिए हम शुरू में बोले थे कि जरूरी नहीं कि सर दो उत्पाद और दो अभिकारक होगा तबे जाकर उत्पाद बनेगा। अकेला भी कोई है और उसमें क्या कर देगा, हम लोग हीट देती हैं तो देखो दो बनाना। तो याद रखना है कि संयोजन में कहा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाएगा तो वो एक मिलने के बाद वो एक ही उत्पाद बनाएगा तो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में क्या बोला कि अभिकारक होगा एक ही हो और अभिकारक एक हो टूट कर बनेगा दो उत्पाद, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलेंगे, किस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो बोलता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, जैसे उत्पाद तो बनबे करेगा, अगर हम दो को चीज़ का मिलाए हैं तो उससे तो नया चीज़ तो बनेगा ही बनेगा। तो बोलता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या निकलना चाहिए, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, तो इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण लिया गया है, ये हो गया मेथेन। CH4 का मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेथेन। ठीक है, अभी मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराया गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराया गया तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया H2O। H2 मतलब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना और साथ में क्या निकला, ऊष्मा भी। जिसे मान लीजिए तुम लोग को नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो कि मान लो लकड़ी है, क्या है, लकड़ी। हम लकड़ी को क्या कर दिए, अब बिना हवा के प्रेजेंस में लकड़ी जलेगा नहीं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लकड़ी जलेगा नहीं। तो मान लो लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो क्या तुमको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पहले धुआं दिखेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखेगा, हाइड्रोजन गैस भी दिखेगा, वहाँ निकलेगा वहाँ से, लेकिन साथ में तुमको हीट भी तो मिल रहा है, हीट मतलब ऊष्मा मिल रहा है। तो समझो वही अभिक्रिया लिखल है, बस ये गैस के बारे में लिख दिया, मेथेन गैस है। हम लकड़ी कोयला भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसको भी जब हम जलाते हैं तो वहाँ से आपका क्या निकलता है, गैस निकलने के साथ साथ ऊष्मा निकलता है। तो सीधे बोल दिया कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उस उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा। देखो उत्पाद बना, लेकिन उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा भी निकलेगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हाँ, ऊष्माक्षेपी मतलब छेप हो रहा है, निक्षेप हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक होता है उल्टा जस्ट, एक हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब एक हो जाएगा तुम्हारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण होता है, अवशोषण मतलब ऊष्मा देना होगा तबे अभिक्रिया होगा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे अभी ऊपर में देखे थे हम लोग वियोजन अभिक्रिया में कि CaCO3 को हम लोग क्या किए थे, 1273 केल्विन में उसको टेम्परेचर दिए थे, तापमान दिए थे, तब न जाके वो उत्पाद बनाया था। तो हम लोग वैसे अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब जिसमें हमको ऊष्मा देना पड़ता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण होता है
उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जिससे अभी जो लिखे तो वही उदाहरण है कि जब चूना पत्थर को 12 से 73 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो कली चूना एवं CO2 गैस मुक्त होता है तथा उष्मा का अवशोषण होता है। मतलब उष्मा इसमें हमको देना पड़ा, तब जाके हम लोग क्या कहते हैं इसको, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भी वही देख लो, वही तो उदाहरण है ना, चूना पत्थर है, फिर 12 से 73 केल्विन तापमान देना पड़ा, तब जाके फिर क्या बना, वो चूना, बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। ठीक है, तो अब हम लोग फिर अगला दिन देखेंगे यहाँ से क्या, काफ़ी यहाँ तक, पहले यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लें ना।